साल 2020 की बात है। भारत के पूर्व फॉरेन सेक्रेटरी श्याम सरन भारत चीन रिश्तों पर एक भाषण दे रहे थे। इसमें उन्होंने कोल्ड वॉर के दौरान का एक किस्सा सुनाया। साल 1972 की बात है। चीन के प्रधानमंत्री झू एनलाई और अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर के बीच बातचीत चल रही थी। इस दौरान भारत की बात आई तो एनलाई ने किसिंजर को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अपनी मुलाकात का एक किस्सा सुनाया। बकौल एनलाई, नेहरू ने एनलाई को अपने गार्डन में चाय पीने के लिए आमंत्रित किया। साथ में 2 लोग और खड़े थे, लेकिन दोनों ने विशेष पोशाक पहनी हुई थी। एनलाई के अनुसार ये दोनों तिब्बती लामा थे और तभी वहां एक और महिला आई जो पोशाक से लामा ही लग रही थी। इतना सुनने पर किसिंजर ने एनलाई से पूछा, कौन? मैडम बेन। मैडम बेन वियतनाम के क्रांतिकारी नेता का नाम था। बहरहाल एनलाई ने किसिंजर को जवाब देते हुए कहा, नहीं, वो बेन नहीं, मिसेस गांधी थी। ये सुनकर दोनों हंस पड़े। एनलाई के अनुसार इंदिरा गांधी ने तिब्बती पोशाक पहनकर उनसे मुलाकात की और ये इस बात का सबूत था कि भारत तिब्बत पर कब्जा करना चाहता था। ये किस्सा हालांकि 70 साल पुराना, लेकिन भारत के प्रति चीन की सोच आज भी इसी तर्ज पर चलती है। क्या कारण है इस सोच का? चीन के स्कॉलर्स चीन की किताब में भारत के बारे में क्या कहती हैं, चीन के स्कूलों में भारत के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, यही जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं तारीख। चीन और भारत, पड़ोसियों से पड़ोसियों का रिश्ता पुराना। फायान और वोयिनसांग, ये नाम भारत में बच्चे बच्चे ने सुने होते हैं। 1600 साल पहले भारत में आए चीनी यात्रियों ने भारत का जो वर्णन किया है वो लहालोट करने वाला है। मसलन फायान लिखता है, मध्य भारत के लोग खेती के काम करते थे और राजा के टैक्स चुकाते थे। हर किसी को कहीं भी जाने और रहने की आज़ादी थी। मृत्युदंड पर रोक थी। बौद्ध धर्म का प्रभाव ऐसा था कि किसी को शारीरिक दंड भी नहीं मिलता था। इसके बदले अपराधी को अर्थदंड देना होता था। इन यात्रा डायरियों के कारण एक लंबे समय तक चीन में भारत को बुद्ध की भूमि, धम्म की धरती के रूप में देखा गया और ये इमेज लगभग 1000 साल तक बरकरार रही। 16वीं सदी की बात है। यूरोप के जेसुइट पादरी चीन आए। इनमें एक का नाम था मैथ्यू रिची। रिची के अनुसार जब वो चीन पहुंचे तो वहाँ उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन ये कहकर कराया कि वो भारत से आए हैं। रिची लिखता है कि उस दौर में भारत को सभ्यता का देश, पवित्र भूमि समझा जाता था। इसी दौर में भारत और चीन के व्यापारिक रिश्ते भी खूब फले फूले। इस स्थिति में बदलाव आया 17वीं सदी में। 17वीं सदी से पहले चीन पर मिंग वंश का राज था। मिंग वंश के लोग हान संप्रदाय के लोग थे। हान चीन के मूल निवासी माने जाते हैं, जबकि 17वीं शताब्दी में चीन पर किंग वंश का आधिपत्य हो गया। किंग वंश के लोग मंचू संप्रदाय के थे। ये चीन के मूल निवासी न होकर साइबेरिया, मंगोलिया से निकला संप्रदाय था। ये बात हम आपको क्यों बता रहे हैं, आपको आगे समझ आएगा, लेकिन अभी के लिए समझिए कि किंग वंश के सत्ता में आते ही चीन का जो रुख भारत के प्रति था उसमें बदलाव आने लगा। किंग राजा भी भारत को बुद्ध की भूमि मानते थे, लेकिन भारत पर मुगलों का राज है, ये बात उनके लिए विरोधाभासी थी। इसलिए किंग वंश के दौरान चीन के नजरिए में एक दिलचस्प बदलाव आया। किंग वंश के चीन में सिर्फ दक्षिण भारत को असली भारत माना जाता था, बल्कि उत्तर भारत को मुगल भारत कहा जाता था। चीन के लिए मुगल विदेशी थे, इसलिए जब मुगलों के बाद अंग्रेजों का राज स्थापित हुआ, चीन में इसे ऐसे देखा गया कि एक विदेशी को हटाकर दूसरे विदेशी ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है। अब देखिए 19वीं शताब्दी के दौरान क्या हुआ। अंग्रेजों ने चीन में अफीम का कारोबार शुरू किया। इस चक्कर में चीन के साथ 2 बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई, 1839 में और 1856 में। इन दोनों में चीन की हार हुई और यहाँ से चीन के भारत के प्रति नजरिए में एक मकबूल बदलाव हुआ। चीन के स्कॉलर्स ने सोचना शुरू किया कि चीन कमजोर क्यों पड़ा। तब उन्हें समझ आया कि विदेशी ताकतें इसलिए जीती क्योंकि उनके पास भारत था। ब्रिटिश फौज में तब चूंकि भारतीय सिपाही हुआ करते थे, इसलिए चीन ने भारत के लोगों को ऐसे गुंडों के रूप में देखा जो अंग्रेजों के लिए किराए पर काम करते हैं। इस दौरान एक विचार और स्टैब्लिश हुआ, ये कि जैसे तैराक स्विमिंग पूल में गोता लगाने के लिए पटले का इस्तेमाल करते हैं, विदेशी ताकतों के लिए भारत भी एक ऐसा ही पटला है जिसका इस्तेमाल चीन पर आक्रमण करने के लिए किया जाता है। इस बात को आप वर्तमान से जोड़कर भी देख सकते हैं कि क्यों चीन वर्तमान में भी मानता है कि भारत अमेरिका के लिए एक औजार है, एक लॉन्चिंग बोर्ड। बहरहाल पूरी 19वीं शताब्दी के दौरान चीन में भारत की छवि बिगड़ती चली गई। चीन के लोग भारतीय व्यापारियों को शक की निगाह से देखने लगे। उनके अनुसार भारत के व्यापारी शंघाई में अफीम बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहे थे, जबकि असल में ये बिजनेस चला रहा था ब्रिटेन। कुल मिलाकर कहीं तो 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन और पश्चिम के प्रति चीन में जो गुस्सा था उसमें भारत को भी जोड़ दिया गया। साथ ही चीनी विचारकों में एक विश्वास और था जो पक्का होता गया। एक लाइन में कहीं तो इन विचारकों ने मंत्र दिया, भारत नहीं बनना है।
19वीं शताब्दी में चीन के कई विचारक भारत को वर्स्ट केस सिनेरियो के रूप में देख रहे थे। जापान और चीन के रिश्तों के बारे में शायद आपने सुना हो। साल 1894 में जापान और चीन के बीच युद्ध हुआ जिसमें चीन की हार हुई। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान ने चीन पर आक्रमण किया, वहाँ लोगों पर भयानक मेडिकल एक्सपेरिमेंट किए, औरतों का रेप किया, जिसके चलते चीन लंबे समय से जापान से माफ़ी की मांग भी करता रहा है। हालांकि यही चीन 20वीं सदी की शुरुआत में भारत के बजाय जापान को प्रेफर कर रहा था। चीन के विचारकों की नज़र में जापान एक आधुनिक साम्राज्य था और चीन को वैसा ही बनने की ख्वाहिश थी। इसी के चलते 20वीं सदी में चीन से हजारों छात्र और स्कॉलर जापान में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, जबकि भारत चीन के लिए एक दबे कुचले देश का उदाहरण था। जापान का एक स्कॉलर शिमाडा भारत के बारे में लिखता है, चीन में चाहे उदारवादी हों या रूढ़िवादी, दोनों सिर्फ एक बात से डरते हैं, चीन कहीं भारत के कदमों पर ना चलने लगे। बाकायदा चीन के राजनीतिक विचारक कैंग यूवे ने तो यहाँ तक कह दिया कि चीन के लोगों को आज़ादी की मांग नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऐसे उनका हाल भारत जैसा हो जाएगा। कैंग यूवे कुछ वक्त के लिए दार्जिलिंग में रहे थे। यहाँ से चीन में अपने एक शिष्य को लिखे एक पत्र में वो लिखते हैं, मेरे 40 लाख दोस्तों, अगर तुम गुलामों का देश बनना चाहते हो तभी आज़ादी की मांग करो जैसे भारत के लोग कर रहे हैं। इसी दौर में भारत के बारे में कई और विचार चीन में उपजे। भारत के गुलामी के अलग अलग कारण खोजे गए। मसलन झैंग टायान नाम का एक लेखक लिखता है, भारत के लोग मुगलों के गुलाम थे, अब अंग्रेजों के गुलाम है, किसकी गुलामी करनी है इससे अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत की गुलामी का एक कारण मौसम को भी गिनवाया गया। एक और लेख सुनिए, भारत के लोग भूख और ठंड का सामना नहीं करते इसलिए वे आलसी हो गए हैं। उस दौर का एक चीनी उपन्यास देखिए जिसमें भारत के बारे में लिखा गया है। उपन्यास में एक चीनी किरदार बाकी साथियों से कहता है, देखो इन लोगों को इनके चेहरे कोयले की तरह काले हैं, अंग्रेज इन्हें पुलिस वालों की तरह इस्तेमाल करते हैं। इस पर एक दूसरा किरदार पूछता है, क्या इनमें से कोई पुलिस का चीफ है? इस पर पहला किरदार जवाब देता है, भारत एक हारा हुआ देश है, ये लोग गुलामों से ज़्यादा कुछ भी नहीं। कुछ देर पहले हमने आपको बताया था चीन पर 17वीं सदी में किंग वंश का शासन हो गया था। किंग वंश के लोग देखा जाए तो विदेशी थे। इससे पहले चीन पर मंगोलों का राज रहा, यानी खुद चीन ने हजारों साल विदेशी राज सहा। लेकिन दोगलापन ये कि इस बात में उन्हें कोई विरोधाभास नहीं दिखा, बल्कि अपनी हर कमजोरी के लिए वो भारत को जिम्मेदार ठहराते रहे। मसलन कई विचारकों ने कहा कि बौद्ध धर्म के कारण भारत का जो प्रभाव चीन पर पड़ा है उसी कारण वो जापान का सामना नहीं कर पाए और इसी के चलते अंग्रेजों के सामने कमजोर पड़ गए। इसी मामले में साल 1937 में हार्वर्ड में दिए गए एक बयान को काफी कोट किया जाता है। चीनी दार्शनिक हुशी ने इस भाषण के दौरान कहा, चीन के भारतीयकरण के चलते चीन कमजोर हुआ है। बिना एक सैनिक भेजे भारत ने 20 सदियों तक चीन को सांस्कृतिक रूप से डोमिनेट किया। इस दौरान कई ऐसे मौके भी आए जब भारत और चीन के विचारकों में सहमति बनी। मसलन साल 1924 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर चीन की यात्रा पर गए, वहां उन्हें काफ़ी सम्मान मिला और बाद में कई चीनी स्कॉलर शांति निकेतन में पढ़ने के लिए भी आए। हालांकि फिर भी अधिकतर विचारक जापान को ही प्राथमिकता देते रहे। जापान के एक स्कॉलर शिगेनोबु ओकुरा को चीन ने हाथों हाथ लिया जब उन्होंने कहा, एशिया की सभ्यताओं में जापान के बाद चीन सबसे बेहतर है। बेबीलोन और भारत के दिन लद चुके हैं, अब उनकी तुलना जापान और चीन से नहीं की जा सकती। आज़ादी के बाद चीन की पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना सरकार को मान्यता देने वाले देशों में भारत भी एक था। इसके बावजूद चीन की सरकार भारत को हमेशा शक की निगाह से देखती रही। चीन के विचारक भारत को हमेशा पश्चिम का पिछलग्गू मानते रहे। 1950 में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा चला, लेकिन 1959 में तिब्बत पर कब्जे के साथ ही भारत चीन के रिश्तों में फिर खटास आ गई। चीनी प्रधानमंत्री झू एनलाई और हेनरी किसिंजर की जिस बातचीत का जिक्र हमने शुरुआत में किया था उसमें एक जगह एनलाई कहते हैं, नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी, वे भारत को एक महान साम्राज्य की तरह देखते हैं लेकिन असल में एक ऐसा अंधा कुआं है जिसका कोई अंत नहीं है। जिस लेक्चर के दौरान श्याम सरन ने एक किस्सा सुनाया था उसी में वे एक और किस्से का जिक्र करते हैं। साल 1984 की बात है। चीन के एक प्रख्यात अर्थशास्त्री मा होंग एक डेलीगेशन के साथ भारत के दौरे पर आए। यात्रा के अंत में उन्होंने एक किस्सा सुनाया। हुआ यूं कि मा होंग पटना से बोधगया की ओर जा रहे थे। बीच में उनके काफिले को रुकना पड़ा क्योंकि कुछ लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों को पुलिस का बिल्कुल डर नहीं था। मा होंग के अनुसार ऐसा चीन में होना असंभव था। एक जगह वो मजाक में कहते, मैं हैरान हूँ भारत चल कैसे रहा है। कुछ मामलों में हालांकि होंग ने भारत की तारीफ भी की। उनके अनुसार चीन में विदेशी संस्कृति का असर बढ़ता जा रहा था, जबकि भारत का सांस्कृतिक संगीत, यहाँ के परिधान अभी भी अपनी पहचान बचाए हुए थे। इसके बावजूद पूरी 20वीं सदी के दौरान चीन के राजनेता, उनके विचारक भारत को एक पिछड़े हुए देश की तरह, पश्चिम के पिछलग्गू की तरह देखते रहे।
ये विचार आपने देखा 2000 साल में किस तरह बदले हैं। शुरुआत में भारत बुद्ध का देश था, बाद में भारत काले लोगों का देश हो गया और फिर अंग्रेज़ों का पिछलग्गू। अब देखिए इस विचार ने चीन की स्कूली किताबों पर क्या असर डाला। चीन का स्कूली सिस्टम भारत से थोड़ा अलग है। चीन में 4 स्टेप्स में स्कूलिंग होती है। पहला प्री स्कूल जहाँ 6 साल तक पढ़ाई करनी पड़ती है, दूसरा जूनियर मिडिल स्कूल, इसमें 3 साल की पढ़ाई होती है, इसके बाद सीनियर मिडिल स्कूल जो 3 साल का होता है। चीन के अधिकतर बच्चे इतनी पढ़ाई ज़रूर करते हैं। इसके आगे की शिक्षा यूनिवर्सिटी में होती है। इतिहास की बात करें तो चीन में मिडिल स्कूल के दौरान इतिहास का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। इसमें चीन के प्राचीन से लेकर आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ाया जाता है। हालांकि कई काले चैप्टर गायब रहते हैं। मसलन माओ के दौर में कैसे लाखों लोग मारे गए, तियानमेन स्क्वायर में कैसे छात्र मारे गए, इन सब बातों पर सफ़ेद पुट्टी कर दी गई है। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी का बढ़ चढ़कर बखान किया जाता है। बहरहाल भारत की बात करें तो बौद्ध धर्म के इतिहास से लेकर भारत के भूगोल के बारे में चीन में पढ़ाया जाता है। भारत में हरित क्रांति कैसे हुई इसका जिक्र मिलता है। इसके अलावा दुग्ध क्रांति का भी जिक्र है। मुगल काल के दौरान अकबर और औरंगजेब के शासन के बारे में पढ़ाया जाता है। बताया जाता है कि कैसे ब्रिटेन ने भारत पर कब्जा किया और भारत का इस्तेमाल चीन को बर्बाद करने के लिए किया। चीन की किताबों में 1857 के विद्रोह का भी जिक्र मिलता है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं के बारे में बताया गया है। भारतीय आज़ादी के आंदोलन को इन किताबों में एशियाई देशों के दूसरे आंदोलनों से कंपेयर किया गया है, जिनमें विलन सिर्फ एक है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद। दिलचस्प बात यह है कि मिडिल स्कूल तक की किताबों में भारत और चीन के बीच विवादों का ज़्यादा जिक्र नहीं मिलता। हालांकि जहाँ तक स्कॉलर्स की बात है, सरकारी स्कॉलर्स हर मामले में भारत की तरफ उंगली उठाने की कोशिश ज़रूर करते हैं। साल 2020 में छपा एक आर्टिकल सीधे तौर पर नस्ल भेदी टिप्पणी करते हुए लिखता है, बोलते हुए ये लोग गर्दन हिलाते हैं, अपने हाथ से मुंह को छूते हैं, इशारे करते हैं। अगर इनके इरादे नेक भी हैं तब भी इन्हें देखकर अजीब लगता है। इसके अलावा 1962 के युद्ध के बारे में चीन आज भी प्रोपेगेंडा चलाता है कि भारत तिब्बत को हथियाना चाहता था। अरुणाचल प्रदेश के कई गांवों के नाम बदलकर पिछले दिनों चीन ने फिर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। शेक्सपियर कह सकते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन भाषा का, लेखनी का, विचार का ये खेल सैकड़ों सालों से चल रहा है। चीन भारत के बारे में क्या सोचता है समझने के लिए हमें न सिर्फ वर्तमान स्थिति को समझना होगा बल्कि इतिहास भी खंगालना होगा, ये जानने के लिए कि भारत का विचार किस तरह चीन में बदला है। उम्मीद है हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। जाते जाते एक ज़रूरी सूचना, ललन टॉप चुनाव यात्रा में हम आपकी सीट कवर करें, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म को भरना है। बस इतना बताना है कि आपकी सीट में क्या क्या मुद्दे हैं। कुछ सवाल और भी, उनके जवाब हमें संतुष्ट करते हैं तो हम आएंगे आपके पास। बहरहाल आज के लिए इतना ही। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी कमल भट्ट। देखते रहिए दी ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।